जैन साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम मोकल और माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। 1433 ईस्वी में राजा बनता है और रणमल की सहायता से जो है चाचा और मेरा इसके पिता के त्यारे थे उनको ख़त्म कर देता है। इसमें भील उसकी मदद करते हैं और जब रणमल को वापस कुछ दिनों तक मेवाड़ में रुकने के लिए कहा जाता है तो इससे दो गुट बन जाते हैं मेवाड़ में, एक तो राठौड़ और एक सिसोदिया। तो जो रणमल है वो सरदार था राघव देव, उसको मरवा देता है जो कि चुंडा का भाई था, और वो कुंभा को भी मारना चाहता है। लेकिन बारमली जो इंसाबाई को बता देती है और इंसाबाई मालवा से जो कुंवर चूड़ा हैं उनको वापस बुलाते हैं और यहाँ पे रणमल को बारमली की सहायता से 1438 ईस्वी में जहर दे करके मार दिया जाता है। वो तो मारना, और जो राठौड़ थे उनको भी चाह रहे थे। उसी में रणमल का एक बेटा था राव जोधा, वो यहाँ से अपनी जान बचा करके भागता है और बीकानेर के काहुनी गांव में जा करके शरण लेता है। अपना राज्य वापस प्राप्त करने में उसको लगभग 15 साल का समय लग जाता है। तो अंसाबाई के कहने पर राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य 1453 ईस्वी में जो है आवल बावल की संधि होती है, जिसका जो सीमा निर्धारण किया जाता है वो सोजत पाली को रखा जाता है कि उधर से मारवाड़ होगा और इधर मेवाड़ होगा। फिर जो कुंभा के पिता के त्यारे थे उनमें मापा पंवार और जो एक है वो महमूद खिलजी के पास जा कर के रहने लग गए थे। तो कुंभा महमूद खिलजी को मैसेज करता है कि तू उनको भेज, लेकिन वो नहीं मानता है। इसी को लेकर के जो है 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है, वो एमपी में पड़ता है। कुंभा महमूद खिलजी फर्स्ट को आता है और इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। उसके बाद में जो चंपानेर की संधि है 1456 ईस्वी में, वो है कि कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। वहाँ के शम्स खां को उसने राजा बनाया, उसके चाचा मुजाहिद खां को हरा करके। फिर बाद में शम्स खां जब उसको टैक्स देना बंद कर देता है तो शम्स खां को हराता है और नागौर पर अधिकार कर लेता है। शम्स खां भाग करके गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है, वहाँ जा करके अपनी पुत्री का विवाह उससे करता है और उससे सहायता मांगता है। कुंभा कुतुबुद्दीन शाह को भी हराता है। फिर बाद में कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी फर्स्ट दोनों के मध्य एक संधि होती है चंपानेर में 1456 ईस्वी में, जो इस बात को लेकर कि भाई हम दोनों मिलकर के कुंभा को हरा देंगे तो आधा मेवाड़ तू रख लेना, आधा मैं रख लूँगा। लेकिन कुंभा दोनों की संयुक्त सेना को 1457 ईस्वी में बदनौर के युद्ध में हरा देता है। और जब कुतुबुद्दीन शाह उधर से आ रहा था तो उसकी सहायता करने के लिए जो सिरोही है, सिरोही का सहसमल देवड़ा उसकी मदद करता है। तो कुंभा इस बात से नाराज होता है और बाद में सिरोही को भी अपराजित करता है। तो राजनीतिक जितनी चीज़ें थी वो हमने यहाँ तक देख ली थी। पॉलिटिकल अचीवमेंट के बाद में जो है कुंभा का जैसे एक तो कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य और उसकी जो जितनी कल्चरल अचीवमेंट है, मतलब सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, उसके बारे में हम कुंभा को याद करते हैं। तो निर्माण कार्यों में हमने देखा था कि उसने एक तो विजय स्तंभ बनवाई दिया था। विजय स्तंभ के बाद में जो है उसने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया, मतलब उसका पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि पहले मौर्य राजा संप्रति द्वारा निर्मित था। उसके खंडरों पे उसने दोबारा निर्माण करवाया। अचलगढ़, बसंतगढ़ और बोमट और एक मचान। तो बोमट जो है वो उदयपुर में भीलों पर नियंत्रण के लिए था, मचान दुर्ग जो है मेर जाति के नियंत्रण के लिए था। उसने कुंभस्वामी मंदिर बनवाया था जो कि 3 जगह था, एक तो चित्तौड़ में, एक कुंभलगढ़ में और एक अचलगढ़ में। एक जैन मंदिर श्रृंगार चौरी कहाँ पे बनवाया था? चित्तौड़ में। और इसके जो निर्माता थे वो इसी के खजांची या मंत्री थे वेलाग भंडारी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और कुंभा के समय ही जो है रणकपुर पाली के जो मंदिर हैं वो बने थे। उसके लिए कुंभा ने 99 बीघा जमीन दान दी थी और उसका जो निर्माण करवाया वो एक जैन व्यापारी या सेठ जी थे धर्णक्षा, उन्होंने करवाया था। फिर हमने देखा कि कुंभा के जो गुरु हैं वो हीरानंद मुनि थे जो कि एक जैन थे, और कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। उसके बाद में हमने देखा कुंभा ने संगीत के ऊपर किताबें लिखी। तो कौन कौन सी किताबें थी कि कामराज रतिसार, उसके 7 पार्ट हैं। एक संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध को हम सूढ़ प्रबंध भी बोलते हैं। कामराज रतिसार, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत राज के 5 पार्ट है और 5 पार्ट में पाट्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और रस रत्नकोश, ये हमने इसके पार्ट देख लिए थे। और एक थी क्रम दीपिका,
और उसके बाद में उसने कुछ संगीत की और किताबें थी उनके ऊपर टीका भी लिखी थी, जिसमें जयदेव की जो गीत गोविंद पुस्तक है उसके ऊपर उसने टीका लिखी रसिक प्रिया। उसने चंडी शतक जो कि बाणभट्ट की पुस्तक है उसके ऊपर भी एक टीका लिखी थी, और एक संगीत रत्नाकर थी उसके ऊपर भी एक टीका लिखी थी। और उसने 4 नाटक लिखे जिसमें संस्कृत, मेवाड़ी, कन्नड़ और मराठी इन भाषाओं का जो ज्ञाता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले थे उसके जो दरबारी कवि हैं या जो दरबारी विद्वान हैं उनके बारे में। राजस्थान इतिहास को तो हम डिटेल से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो सारे वीडियो पहले एक साथ ही थे। अब मैंने क्या किया कि जो सिमिलर टॉपिक है जैसे सभ्यताएं, तो सारी सभ्यताओं को लेकर के एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी। तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद में होम के बाद में जो आगे टैब बढ़ाओगे ना, तो होम फिर वीडियोस फिर आएगा प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में मैंने सारे जो टॉपिक हैं उनको, जो सिमिलर टॉपिक है उनको एक साथ करके और जो है प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जा करके देख लेना, आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है महाराणा कुंभा का जो पार्ट 2 रहने वाला है उसके बारे में। तो देखते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। एक थे कान्हा व्यास, और इन्होंने पुस्तक लिखी एकलिंग, प्रसिद्ध पुस्तक है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य, इस शब्द को देख लेना भाई, हिंदी में शब्द शुद्धि में बहुत सी बार पूछा जाता है। तो एकलिंग महात्म्य इसको कुंभा ने पढ़ा तो उसको फर्स्ट पार्ट जो अच्छा नहीं लगा, तो कुंभा ने स्वयं इसका पहला पार्ट लिखा। कौन सा? राजवर्णन। और फिर एक दूसरे इतिहासकार हुए मेहाजी। अब मेहाजी को तीर्थों में इधर उधर घूमने का ज़्यादा शौक था, मतलब कहीं ना कहीं जाते आते रहते थे। तो एक दिन कुंभा जी ने कहा कि मेहाजी आप कहाँ कहाँ घूम के आए, तो ये जैसे तीर्थों के बारे में बताने लगे। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप ऐसा करो जहाँ जहाँ घूम के आए हो ना उनकी एक किताब लिख दो। तो मेहाजी ने एक किताब लिखी तीर्थमाला। इसमें 120 तीर्थों का वर्णन है, 120 तीर्थ। और एक कहते हैं कि जो रणकपुर जैन मंदिर है उसकी तो मैं नींव में गया था, और जो कुंभलगढ़ में कुंभस्वामी मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे भी मैं उपस्थित था गया, ये ऐसा बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में मंडन, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है इनके बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम कुंभा के समय किसने किए? मंडन ने। तो मंडन एक तो कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार है, कुंभलगढ़ का वास्तुकार, और इसने किताबें लिखी है। देखिए कौन कौन सी। एक तो लिखिए देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण। एक लिखिए राजवल्लभ। एक लिखिए वास्तुसार, और एक लिखिए रूप मंडन। एक लिखिए प्रसाद मंडन। और एक लिखिए कोदंड मंडन। एक लिखिए वैद्य मंडन। देखिए इसकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से रटी लेना। देखिए कैसे कि मंडन एक तो कुंभलगढ़ का जो किला है उसका वास्तुकार, मतलब जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है
उसका आर्किटेक्ट कौन है? मंडन। मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, इनका सब्जेक्ट भी याद रखना, देवमूर्ति प्रकरण ये मूर्तियों के बारे में है। राजवल्लभ राजाओं के वर्णन के बारे में है। वास्तुसार ये वास्तुशास्त्र के बारे में। रूप मंडन, रूप का मतलब क्या, किसका होता है रूप? मूर्ति का, तो ये भी मूर्तियों के बारे में। प्रसाद मंडन ये महलों के निर्माण के बारे में। कोदंड मंडन, कोदंड बोलते हैं धनुष को, तो ये धनुष का जो निर्माण होता है उसके बारे में है। और वैद्य मंडन ये आयुर्वेद की किताब है। किसकी? आयुर्वेद की, वैद्य इलाज के बारे में। तो ध्यान रखना, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, वास्तुसार, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन और वैद्य मंडन, ये किसकी किताबें? मंडन की। इसके बाद में मंडन का एक भाई था, कौन? मंडन का भाई नाथा, और नाथा ने लिखी है वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी। इसके बाद में मंडन का एक पुत्र था, पुत्र सीधा सा लिख देता हूं, गोविंद, और गोविंद ने किताबें लिखी है कलानिधि, कलानिधि, एक लिखी है द्वार दीपिका, और एक लिखी है उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरिणी, और एक लिखी है सार समुच्चय। देखिए भाई ये मंडन का नाथा, इसने लिखी है वास्तु मंजरी। गोविंद, इसकी भी किताबें याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा पूछिए कलानिधि, किसने लिखी है? गोविंद कौन था? मंडन का पुत्र। कलानिधि, गोविंद ने, ये किताबें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंभा में सब बहुत से बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनमें किताबें पूछता है, तो ध्यान रखना। नाथा ने लिखी वास्तु मंजरी, उसका बेटा था गोविंद, गोविंद ने लिखी है कलानिधि। कलानिधि जो पुस्तक है उसका सब्जेक्ट याद रखना, शिखर निर्माण। क्या? शिखर, जो मंदिरों के ऊपर शिखर होता है कि उसको कैसे बनाते हैं उसकी डिजाइन के बारे में लिखी है पूरी किताब। और द्वार दीपिका, दरवाजों के निर्माण के बारे में। उद्धार धोरणी है पुनर्निर्माण, मतलब रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, इसके बारे में। और सार समुच्चय ये आयुर्वेद के ऊपर लिखी है। देखिए इनका बौद्धिक विकास इसी बात से पता चलता है कि कितना उन्नत रहा होगा, कि ये दोनों कौन? मंडन और गोविंद, ये तीनों आपस में भाई भतीजे और बेटे। तो देखिए मंडन ने किताबें लिखी है, ये एक आर्किटेक्ट अलग है, राइटर अलग है, और उसके बाद में आयुर्वेद का ज्ञाता और है, किताब लिखी वैद्य मंडन। उसी तरीके से गोविंद देखो, आर्किटेक्ट का तो काम कर ही रहा है, उसके साथ जो किताबें लिखी है ना उसमें सार समुच्चय आयुर्वेद के ऊपर। किसके ऊपर? ये आयुर्वेद, मतलब इंजीनियर के साथ साथ डॉक्टर और है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ध्यान रखना भाई। कान्हा व्यास ने लिखी एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य का फर्स्ट पार्ट किसने लिखा है? राजवर्णन है, उसका नाम कुंभा ने लिखा है। मेहाजीते तीर्थमाला लिखी है, 120 तीर्थों का वर्णन है। मंडन ने कुंभलगढ़ का वास्तुकार है से, उसके साथ देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, वास्तुसार, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन और वैद्य मंडन। वैद्य मंडन ये दोनों ये आयुर्वेद का, आयुर्वेदिक किताब है। नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी है जो कि मंडन का भाई था, मंडन का बेटा है गोविंद, गोविंद ने लिखी है कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी और सार समुच्चय। किताबों का नाम स्पेशल तौर पे लिख लेना और याद रखना इनको। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसी तरीके से। कुंभा के दरबार में एक जैन विद्वान थे, एक तो तिल्लाबट, तिल्लाबट का नाम याद रखना, एक तो तिल्लाबट और कुछ जैन। या मैं कह दो जैन विद्वान कौन कौन थे? एक तो सोमदेव सूरी, सोमदेव सूरी, एक थे सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, एक थे जयशेखर
एक थे भुवन कीर्ति, ये जैन व्यापार। और कुंभा ने जो आबू जाने वाले थे, आबू जाने वाले जो जैन यात्री थे उनका कर माफ किया था, मतलब उनको टैक्स फ्री कर दिया था। तो देखिए ये उसकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है कि वो भगवान शिव के भक्त तो हैं सही है, एक लिंग जी को तो मानते ही हैं, उसके साथ भगवान विष्णु के और मंदिर बनवा रहा है, जैसे कुंभस्वामी मंदिर बनवाया है, बाद अभी हम आगे और पढ़ेंगे। जो विजय स्तंभ बनवाया उसमें भी जो है भगवान विष्णु की मूर्ति लगवाई है, तीसरी मंजिल पे अल्लाह लिखवाया है, और जैनों के लिए जमीन दान दे रहा है, और जैनों के लिए मंदिरों में उसकी उनकी मदद कर रहा है। जैन व्यापारी, जैन जो जितने भी यात्रा करने जा रहे हैं आबू, उनका टैक्स माफ कर रहा है। तो भाई धार्मिक सहिष्णुता तो है इसे उसमें कि वो सभी धर्मों को सम्मान देने वाला आदमी है। तो हम यूँ देख सकते हैं कि जो कुंभा का टाइम पीरियड है वो स्पेशल तौर पे ध्यान रखना ये कि कुंभा के समय में हमें कटार, मतलब ना तो लड़ाई में पीछे, एक उसकी कलम, मतलब उसने संगीत के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है, और कला, मतलब उसने निर्माण कार्य भी बहुत सारे करवाए हैं। तो कुंभा का टाइम पीरियड जो है कटार, कलम और कला की त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का समूह होता है। तो इसी के समय मतलब हमें दिखाई देता है कि ऐसा और कोई दूसरा राजा नहीं हुआ जिसमें इतनी सारी विशेषताएं हो, कि जो युद्ध करने में भी माहिर हो और कला और संस्कृति में भी माहिर हो। लेकिन वो सारे गुणों में किसमें दिखाई देते हैं? महाराणा कुंभा में, कि वो लड़ाई में भी पीछे नहीं है, मतलब उसने गुजरात और मालवा के साथ नागौर जो जितने भी युद्ध लड़े सबको जीता। उसके बाद में उसने किताबें बहुत सारी लिखी और निर्माण कार्य भी खूब करवाए। इसी वजह से जो कुंभा का टाइम पीरियड है वो मेवाड़ का स्वर्ण काल, मेवाड़ का स्वर्ण काल, या यूं कह दूं कि स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। कुंभा का टाइम पीरियड तो ध्यान रह जाएगा याद। अब इसके बाद में इनको तो याद रखना कि उसके दरबार में कान्हा व्यास, जो मंडन है, गोविंद है, नाथा है, उसके साथ साथ जो दूसरे जैन हैं वो भी थे, तिल्ला भट्ट और सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति। इसके साथ उसने आबू जाने वाले जो जितने भी यात्री थे जैन, उनका टैक्स माफ कर दिया था। और उसकी समय में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी दिखाई देती है, इसलिए हम इसको मेवाड़ का स्वर्णकाल या स्थापत्य का स्वर्णकाल कहते हैं। कुंभा को जो है राजस्थान में स्थापत्य का जनक भी कहते हैं, स्थापत्य का जनक किसको कहते हैं? कुंभा को। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य बातें आप इसी तरीके से इनको लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बना करके चलना, रिवीजन करने में बहुत काम आएगा एग्जाम टाइम पे। अब देखते हैं हम आगे और कि कुंभा की उपाधियाँ क्या क्या है। भाई इतना काम किया तो उसको टाइटल तो मिलेंगे इसी, तो अब देख लेते हैं उसकी उपाधियाँ, फिर उसके बाद में देखेंगे विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। देख लेते हैं उपाधियाँ। तो कौन कौन से टाइटल मिले? टाइटल एक तो है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान थे। अभी मैं इनको डिटेल्स डिफाइन कर दूंगा। अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, एक है परम भागवत व आदिवरा,
एक है धीमान, एक है चाप गुरु और एक है छाप गुरु। देखिए और भी कुछ उपाधियां हैं। राजगुरु, दान गुरु, परम गुरु, एक नरपति, एक अश्वपति, एक गणपति। देखिए मुख्य मुख्य तो ये है, और ये सबसे ज़्यादा उपाधियां अगर किसी को मिली है तो कुंभा को मिली है। तो ध्यान रखना भाई, बहुत सारी पूछी हुई है और किसी को भी पूछ ले। तो हिंदू सुल्तान, ये संस्कृत में शब्द होता है त्राण, त्राण का मतलब होता है मुक्तिदाता। तो इसने मुस्लिमों से मुक्ति दिलवाई है। किससे? मुस्लिमों से मुक्ति। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य, अपने भारतीय इतिहास में एक आचार्य हुए हैं, कौन? भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। तो अभिनव मतलब नया, और भरत आचार्य कि कुंभा जो है संगीत के ऊपर उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, उसी तरीके से कुंभा ने संगीत के ऊपर किताबें लिखी है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? ये संगीत शास्त्र के कारण अभिनव भट्टाचार्य, मतलब अभी नया नया भरत मुनि है, ये संगीत शास्त्र लिखा, इस वजह से अभिनव भट्टाचार्य। राणा रासो का मतलब है जो जितने भी विद्वान हैं वो सब इसके दरबार में हैं, तो विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता है। परम भागवत और आदिवरा, देखिए परम भागवत और आदिवरा, ये भागवत तो समझ में आ जाएगा कि परम भागवत, भागवत भगवान विष्णु संबंधित, आदिवरा, वरा अवतार किसका है? भगवान विष्णु का। इसका मतलब ये क्या है? विष्णु भक्त है, विष्णु भक्त। देखिए हम आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा वहाँ पे। ये परम भागवत एक गुप्त राजाओं की उपाधि है, जब ये भी विष्णु भक्त थे तो इन्होंने धारण करी थी। आदिवरा जो है ये गुज्जर प्रतिहारों की उपाधि है। धीमान का मतलब है बुद्धिमत्ता पूर्वक, मतलब दिमाग लगा करके इंटेलिजेंस रूप से बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण कार्य करवाया इसने, मतलब ये निर्माता है। कौन? कुंभा। और चाप गुरु का मतलब है, चाप जो धनुष पे डोरी चढ़ाते हैं ना उसको बोलते हैं चाप। तो ये धनुष चलाने में माहिर है, धनुर्विद्या। धनुर्विद्या के कारण चाप गुरु। और छाप गुरु है छापामार युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध। ये मुख्य मुख्य। बाकी राजगुरु, राजाओं का गुरु, दान देने में माहिर है, इस वजह से मतलब सबसे ज़्यादा दान हम पढ़ेंगे आगे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको राजा भोज और कर्ण से ज़्यादा बड़ा दानी बताया है। तो दान गुरु, परम गुरु और नरपति, अश्वपति, गणपति। देखिए ये टाइटल सबके हो सकते हैं, क्योंकि नरपति का मतलब ही होता है कि जो जनता का स्वामी है वो कौन है? राजा। अश्वपति जो घोड़े हैं वो कौन रखता है? राजा। गण मतलब होते हैं जो छोटे मंत्री होते हैं वो, तो उनका पति मतलब उनका स्वामी कौन है? राजा। तो ये नरपति, गजपति, अश्वपति, ये सारी उपाधियां तो अन्य राजाओं की भी मिल जाएगी, लेकिन मुख्य ये है, इनको ध्यान रखना। हिंदू सुल्तान मुस्लिमों से मुक्ति दिलवाए, इस वजह से हिंदू सुल्तान नाम पड़ा। अभिनव भट्टाचार्य संगीत शास्त्र के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया,
तो अभिनव भट्टाचार्य। राणा रासो विद्वानों को आश्रय दिया इस वजह से। परम भागवत और आदिवरा विष्णु का जो भक्त है उस वजह से। धीमान का मतलब है इंटेलिजेंस रूप से निर्माण कार्य करवाए, कंस्ट्रक्शन वो। चाप गुरु का मतलब है धनुर्विद्या में माहिर है, और छाप गुरु का मतलब है छापामार युद्ध पद्धति। ये मुख्य इसके टाइटल है, इनको अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरीके से लिख लेना, इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये याद रखना, पुस्तकें बताइए तो पुस्तकों का सब्जेक्ट भी याद रखना है, और जो इसकी उपाधियां हैं उसका भी ध्यान रखना है कि क्यों नाम पड़ा है। आजकल वो क्वेश्चनों की प्रकृति बदल दी उसने। देखिए, राजस्थान की पहचान सबसे बड़ी वो है विजय स्तंभ। विक्ट्री टावर। विजय स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। तो वैसे आप सबने कहीं ना कहीं इसको देखा ही होगा, फिर भी सब जानते हैं, फिर भी मैं कुछ और चीज़ें जो है परीक्षा की दृष्टि से वो बता देता हूँ। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर बोलते हैं, और ये मैंने पहले भी जिक्र कर लिया था। 1440 से 1448 ईस्वी में सारंगपुर विजय की याद में बनवाया था कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले में। लगभग 8 साल का टाइम पीरियड लगा है, मतलब 1440 से 48 तक। ठीक है, पहले इसके नामों के बारे में देख लेते हैं। तो ये कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, तो कीर्ति स्तंभ। ये भगवान विष्णु, इसमें सर्वप्रथम घुसते ही विष्णु की मूर्ति है, तो ये इसको बोलते हैं विष्णु ध्वज। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, इसलिए इसको गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं, गरुड़ ध्वज। एक और है, इसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मूर्तियां लगी है इसलिए मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर। एक भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। देखिए कथन, इसको कर्नल जेम्स टोड ने देखा ना, कर्नल टोड ने, तो उन्होंने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ और एक वो है फर्ग्यूसन, इन्होंने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। देखिए, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर 1440 1448 तक। कीर्ति स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है। कीर्ति स्तंभ विष्णु ध्वज इसको कहा है डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने, डॉक्टर उपेंद्र नाथ, इन्होंने कहा है इसको विष्णु ध्वज, मतलब विष्णु फ्लैग। और उनका जो व्हीकल है भगवान विष्णु का वो क्या है, गरुड़, तो गरुड़ फ्लैग। और मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर मतलब म्यूजियम ऑफ आइडल्स, म्यूजियम ऑफ आइडल्स। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर, तो इसको कहा है डॉक्टर गर्ट्ज ने। किसने कहा है, ये कहा है डॉक्टर गर्ट्ज, इन्होंने कहा है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। अब ये सारी चीज़ें इसके बारे में हो गई। अब देखिए इसकी बनावट के बारे में देख लेते हैं, यहीं पे बता देता हूँ।
चित्र आपने देख ही लिया। अब देखिए ये 9 मंजिला है, 9 मंजिला इमारत, 9 मंजिला इमारत है। ये 9 निधियां हैं, उनको समर्पित है, 9 निधि का प्रतीक। 9 मंजिले, 122 फीट इसकी ऊंचाई है और इसका जो आधार है वो है 30 फीट चौड़ा। जो चबूतरा जिस पे बना हुआ है 30 फीट चौड़ा। ठीक है, नीचे से चलते हैं तो सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति है और भी बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। तीसरी मंजिल पर, थर्ड मंजिल पर 9 बार अल्लाह, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है और किसमें? अरेबिक लैंग्वेज में, अरबी में। पांचवी मंजिल पर इसके वास्तुकारों के नाम है, जो इसके आर्किटेक्ट है उनके। तो कौन कौन है देखे, एक तो है जेता और जेता के 3 पुत्र है। कौन? नापा, पामा और पूंजा। 5वीं मंजिल पर। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल मूर्ति नहीं, मतलब कोई भी मूर्ति नहीं। और जो 9वीं मंजिल है, ऐसा कहते हैं कि इस पे बिजली पड़ गई थी और बिजली गिरने की वजह से जो है ये थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था किसने? स्वरूप सिंह ने। जो हम आगे पढ़ेंगे, महाराणा स्वरूप सिंह। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। अब देखिए ये चीज़ें 9 मंजिला है, मतलब 9 निधियों का प्रतीक है, 122 फीट ऊंचा है और एक 30 फीट जो है इसका आधार है, मतलब जो चबूतरा है वो 30 फुट का है, बना हुआ है। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर इसके वास्तुकारों के नाम है। वास्तुकार कौन कौन है? जेता और उसके 3 पुत्र, नापा, पामा और पूंजा। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने की वजह से टूट गई थी, मतलब क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। ये सारी बातें हो गई। अब देखिए ये प्रतीक, इससे पहले यूँ देख लो कि अपना देश आज़ाद होने के बाद में सबसे पहली बिल्डिंग है, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग है जिसके ऊपर पोस्टल स्टाम्प जारी हुआ है, डाक टिकट। तो 1 रुपये का, किसका? 1 रुपये का डाक टिकट 15 अगस्त 1949। ये प्रथम इमारत है, प्रथम इमारत। 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है 15 अगस्त 1949 को, पहली इमारत है जिस पर यह डाक टिकट जारी हुआ है। अब देखिए ये राजस्थान पुलिस का एम्बलम है, प्रतीक किसका? राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस इसका क्या है? प्रतीक। और एक और है कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें देखोगे, जो फर्स्ट पेज आता है ना वहाँ पे, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, उसका भी प्रतीक है। और एक प्रतीक और है अपने, अभी इसको तो इधर यहाँ कर देता हूँ, जो जेके सीमेंट है उसकी फैक्ट्री निमाड़ा में, तो जेके सीमेंट का, तो उसमें भी इसको लगाया हुआ है। और एक और सबसे ज़्यादा मुख्य कि
आज़ादी के समय एक संगठन बना था अभिनव भारत, अभिनव भारत संगठन किसने बनाया था? वीर सावरकर ने। तो उसका भी प्रतीक है। तो ये यहां से याद रखना। देखिए हमने सारी चीजें देख ली इसके बारे में। तो ध्यान रखना, पहली इमारत है जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ है, 1 रुपये का पोस्टल स्टाम्प, राजस्थान पुलिस का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और जेके सीमेंट का, और अपने इधर से अभिनव भारत जो संगठन बना था वीर सावरकर ने महाराष्ट्र में बनाया था इसको, तो उसका भी प्रतीक है। मतलब जो भी क्रांतिकारियों से जुड़ता था तो पहले शपथ लेता था उसके सामने। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, प्रशस्ति लिखते ही हैं हर बार राजा की इसमें। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी है? ये अत्रि और उसका बेटा था महेश, इन दोनों ने लिखी है। और इन दोनों को एक एग्जाम में पूछा है, अभी कवि भी कहते हैं। अभी कवि पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी कवि, दोनों को मिला करके जो नाम दिया है वो अभी कवि। अत्रि और महेश ने लिखी है। प्रशस्ति किसने? कुंभा की प्रशंसा में। और एक और दूसरी प्रशस्ति में तो ये तक बताया है कि जो विक्ट्री टावर है ना, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, उसके प्रकार भी बताए। कीर्ति स्तंभ के प्रकार भी बताएं कि किस किस प्रकार के जो कीर्ति स्तंभ बनते हैं। अब देखिए चित्तौड़ के किले में एक और दूसरी चीज है, वो है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ। जब पहले मैंने खुद ने भी ये चीज़ पढ़ी थी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट के रहता ही है। बच्चे कहते हैं कि सर वो जैन कीर्ति स्तंभ तो अलग है ना और विजय स्तंभ अलग है। देखिए ये आज मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। जो विजय स्तंभ है उसी को कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, लेकिन जो दूसरा है वो है जैन कीर्ति स्तंभ। मतलब यूँ कि ये 9 मंजिला है और ये 7 मंजिला है, 7 मंजिल, 7 मंजिले। वैसे तो 6 मंजिले हैं, लेकिन जो नीचे का चबूतरा है उसको भी इसमें काउंट किया जाता है। मतलब थोड़ा आधार 60 है तो उसको करके 7 मंजिल कर देते हैं। और ये 75 फीट है, 75 फीट। ये अपने 1440 मतलब 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी चल रही है उसमें बना था। ये 12वीं सदी का है। कब का है? ये है 12वीं सदी का। 12वीं सदी में एक जैन व्यापारी हुए थे। किसने बनवाया? जैन व्यापारी जीजाशाह बघेरवाल। और ये आदिनाथ या इन्हीं को बोलते हैं ऋषभदेव जी, ऋषभदेव को समर्पित। तो ध्यान रह जाएगा, मैं चित्र लगा देता हूं, दोनों के देख लेना। इधर विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ ये 9 मंजिला है। इधर जैन कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला है। ये 120-122 फीट ऊंचा है और ये 75 फीट ऊंचा है। इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया है और इसको जो है जैन व्यापारी जीजाशाह बघेरवाल ने बनवाया है। ये 1440 से 48 के बीच में बना था। ये 12वीं शताब्दी में बना है। तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं, देख लो अच्छे से। और जो इनके चित्र लगाए हैं वहाँ पे विजय स्तंभ के और जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में, वो भी मैं यहाँ बता दूंगा, देख लेना, आप पढ़ लेना उसको थोड़ी देर रोक करके। तो ये सारी चीज़ें आज के बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो कभी भी विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से देगा तो सही, लेकिन अगर इसके बारे में पूछेगा ना तो वहाँ पे एक चीज़ स्पेशल मेंशन होगी, जैन कीर्ति स्तंभ। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये आदिनाथ जी को समर्पित है। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग,
कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माता वो तो कौन है? संप्रति। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। और इसका पुनर्निर्माण ये करवाया था कुंभा द्वारा, राणा कुंभा द्वारा। ये तो याद रखना ही है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। और इसको बोलते हैं मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कह लो या स्थली बोल दो, राजधानी। इमरजेंसी कैपिटल है, मतलब है कोई भी आफत आती है तो कहाँ जाते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और यहाँ पे इसी में है एक कटारगढ़, कटारगढ़ दुर्ग सबसे ऊपरी हिस्सा है। मैं चित्र लगा दूंगा, देख लेना कि कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। तो वो कथन याद रख लेना, कटारगढ़ दुर्ग सबसे ऊपरी, ये सबसे ऊपरी। और यहाँ से जो है कुंभा रह करके, यहाँ रह करके पूरे मेवाड़ को देखता था, इसलिए इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख। आगे जब मैं महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि इसी दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग का कटारगढ़, और कटारगढ़ में एक कमरा है जुना कचेरी, जहाँ पे महान तेजस्वी परम प्रतापी वीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वो इनकी जन्मस्थली है। देखिए ये मेवाड़ और मारवाड़ की बॉर्डर पर है, मतलब यहाँ से मेवाड़ भी दिखता है और मारवाड़ भी दिखता है। तो मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी बोल सकते हैं, मतलब गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, सीमा प्रहरी। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी है, प्रशस्ति। इसका वास्तुकार तो कौन है? मंडन, मैंने अभी बता ही दिया था, मंडन आर्किटेक्ट। और जो प्रशस्ति लिखी वो लिखी है महेश ने। अत्रि की मृत्यु हो जाती है, कौन लिखता है? महेश। और इसी प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार, पवित्रता का अवतार बताया है। और उसको कर्ण व जो राजा भोज है, भोज से ज्यादा दानवीर, ज्यादा दानवीर। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग, जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक चीज़ इसकी, मतलब जो लोकेशन है, दीवार है, वो सारी चीज़ें हम कर लेंगे जिक्र। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे जो मुख्य चीज़ें हैं जो कुंभा से संबंधित है वो बतानी है। तो देखिए कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माता तो था मौर्य राजा, एक संपत्ति हुए वो, उसके अवशेष बचे हुए थे, मतलब क्योंकि मौर्य काल तो बहुत प्राचीन है तो वो ढह गया था, उसके जो अवशेष थे उस पर पुनर्निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। और इसका जो आर्किटेक्ट वो कौन है? मंडन। और इसको कहते हैं, जब भी मेवाड़ पे कोई संकट आता था तो मेवाड़ के जो चित्तौड़ वाले थे वो कहाँ चले जाते थे? कुंभलगढ़ में। तो इसको इमरजेंसी कैपिटल बोलते हैं, किसकी? मेवाड़ की। और कटारगढ़ है सबसे ऊपर था, कुंभा का निवास स्थान था, जहाँ रह के कुंभा पूरे मेवाड़ पे शासन करता था, इसलिए उसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। किसको? कटारगढ़ को। और ये मेवाड़ और जो मारवाड़ है उसके बॉर्डर पर है, तो इसको जो है सीमा प्रहरी बोलते हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड है, किसका? मेवाड़ का और मारवाड़ का। और इसकी जो प्रशस्ति लिखी है वो किसने लिखी है? महेश ने। और उसमें कुंभा को जो धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया है, और उसको कर्ण और राजा भोज से भी ज़्यादा बड़ा दानवीर बताया है, कि कर्ण से भी ज़्यादा दान दिया है किसने? कुंभा ने। देखिए
आज की क्लास में हमने कुंभा के बारे में पढ़ लिया है, मतलब कुंभा को 2 पार्टों में हमने पढ़ा है और पूरी डिटेल से, मतलब एक भी चीज़ जो है मैंने नहीं छोड़ी है। आप पूरी क्लास दोनों वीडियो को देखना और उसके साथ ही जो इतिहास पढ़ना है तो उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, सब टॉपिक वाइज अलग अलग, तो वहाँ से जा कर के देख लेना। लेकिन एक बार पढ़ना और इसी क्लास को जो है, जो और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाया जा सके और उनको इस जो निःशुल्क क्लासें चल रही है उसका फ़ायदा मिले। देखिए, मेरा काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, अब आपका काम है कि आप भी अपने काम में ईमानदारी बरतो, अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहो। तो मेरा काम है आपको क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाना, जो कि मैंने वादा किया है और मैं वो करवा भी रहा हूँ। आप एक बार देखना, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है उनको मिलाना, और उसके बाद में अगर किसी भी टीचर के कंटेंट में से अगर 70-80% अगर कंटेंट मिल रहा है तो आप वहाँ से पढ़िए, किसी से भी पढ़ो, ठीक है। तो हमने कुंभा के बारे में डिटेल से जान लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे जो कुंभा के बेटे हुए हैं रायमल, और आगे राजस्थान इतिहास को पूरा डिटेल के साथ। और आई होप कि आपको क्लास से देख करके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल पे आए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं कंपटीशन, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो SST के जितने भी टॉपिक है वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी तो है सही जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।